नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में जो आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ और एएलपी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो पहला ये गति से संबंधित जितने भी यहाँ पे वन लाइनर जीके हैं और क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हमने लिया है। तो चलिए अब शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गति की एसआई मात्रक क्या है, यानी गति जो है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो गति का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा गति की एसआई मात्रक क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है। दो बिंदु जो होता है, दो बिंदु, इनके बीच का जो सबसे छोटी दूरी जो है वह विस्थापन होता है। ठीक है। अगला, गति परिवर्तन का दर क्या कहलाता है। तो गति का जो परिवर्तन का दर है वह त्वरण कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे। त्वरण की इकाई क्या होती है। तो त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी यह है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका त्वरण का इकाई होता है, यानी यूनिट होता है। अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन है। विस्थापन एवं समय के बीच ग्राफ का ढाल होता है, यानी विस्थापन और समय के जो बीच का ढाल होता है वह ढाल देता है। तो विस्थापन यानी वेलोसिटी और ये टाइम, इसका जो ग्राफ का ढाल देता है वह वेग हो जाएगा। ठीक, विस्थापन को हम लोग एस या डी से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा वेग यानी वेलोसिटी। वेग एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल देता है, यानी वेग और समय के बीच का जो ग्राफ का ढाल देता है वह त्वरण कहलाता है। और विस्थापन और समय के बीच का जो होगा वह वेग कहलाएगा। याद रखिएगा, विस्थापन और समय होगा तो वेग, और वेग और समय होगा तो त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है। जो एक वृत्त होता है इसका विस्थापन जो होता है वह शून्य होता है, क्योंकि यहाँ से कोई वस्तु चलेगा इधर से, फिर यहीं पे आ जाएगा, यानी जो वस्तु जहाँ से चलना शुरू किया फिर वहीं पे आ जाता है, उसका विस्थापन जो होता है वह शून्य होता है। आप इसे याद रखेंगे, यानी एक वृत्त पर जो विस्थापन होगा वह शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करके ही बता सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल है। अगले क्वेश्चन पे, यदि किसी वस्तु का विस्थापन d × 2t², तो उसका त्वरण होगा, यानी यह एक समान हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन d × t² हो तो उसका वेग क्या होगा। तो समय के साथ समानुपाती होगा, यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये विस्थापन बढ़ेगा, यानी समय के ये समानुपाती। किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाने से उसका त्वरण हो जाता है। तो कोई गतिशील वस्तु है, यानी कोई स्पीड में कोई वस्तु एकदम बिल्कुल गति कर रहा है, उसमें जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो उसका त्वरण जो है वह ऋणात्मक हो जाएगा। और याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो याद रखेंगे, ओडोमीटर जो होता है यह दूरी को मापता है। ओडोमीटर दूरी को मापने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समान वृत्तीय गति में त्वरित दिशा होती है, यानी समान वृत्तीय गति जो होगा उसमें त्वरित दिशा होती है, वह केंद्र के तरफ होती है, यानी इसके ही केंद्र के तरफ होती है। विस्थापन समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है। विस्थापन और समय जो होगा इसके ग्राफ से हम लोग को क्या मिलेगा, तो इससे हम लोग को चाल मिलेगा। विस्थापन और समय होगा, इसके ग्राफ से हमें चाल प्राप्त होगा। और वेग समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है विस्थापन और त्वरण, यानी दोनों। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा वेग और समय ग्राफ से क्या क्या प्राप्त होगा, तो विस्थापन और त्वरण दोनों हो सकता है। यदि एग्जाम में इसमें से कोई एक ऑप्शन आता है तो आप इसे याद रखें। अब देखिए, दाब का एसआई मात्रक यानी दाब का स्टैंडर्ड यूनिट, तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का।
दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। कहाँ पर? ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर, यानी ब्रह्मांड में जो उनकी स्थिति होगी वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। आगे चलते हैं। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण, यानी कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है यानी मुक्त रूप से, फ्री फॉल से, तो वह समान त्वरित गति कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यह एसआई मात्रक है। यह मात्रक किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? तो याद रखिएगा, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 1/6 ग्राम हो जाता है, यानी जितना भी कोई वस्तु रहेगा ये 60 केजी है, तो इसके 60 से आप गुणा कर दीजिए 1/6 में, यानी वहाँ पे उसका भी चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान 10 किलो हो जाएगा। ये गलती से 60 लिखा है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम भार है, यानी पृथ्वी पर 36 किलोग्राम का है, चंद्रमा पर उसका कितना भार होगा? तो बोला ना मैंने, यहाँ पे 1/6 गुणा चंद्रमा पर भार निकालने के लिए 1/6, अब पृथ्वी पर है 36, तो यहाँ पे लिख दीजिए 36, 6 से 36 को कटा दीजिए, तो 1 में 36 से गुणा करेंगे, 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी चंद्रमा पर उसका भार 6 केजी हो जाएगा। अब देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, कि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका पृथ्वी पर भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर भार निकालने के लिए ये 10 जो है ये हो जाएगा, ये कितना, 98 न्यूटन, यानी पृथ्वी पर भार जो होता है, यानी जी का जो मान है, जी का मान होता है ना 9.8, तो 9.8 में गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 98.0 न्यूटन, यानी पृथ्वी पर भार निकालने के लिए 9.8 से गुणा करेंगे जितना भी द्रव्यमान दिया होगा उससे। अब देखिए, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन, तो ये 1r होगा। अब आगे, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई, यानी अधिकतम ये कितना ऊंचा तक उठेगा, तो ये हाइट कितनी होगी? चलिए अब आगे आते हैं। अगला चैप्टर है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम में क्या देख रहे हैं? बल का एसआई मात्रक, यानी याद रखेंगे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का जो दूसरा नियम है ये संवेग से संबंधित है, यानी मोमेंटम से। तो आप बताएं संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर बटा समय, यानी सेकेंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, संवेग का एसआई मात्रक। गति के कुल कितने नियम हैं? तो गति के कुल 3 नियम हैं। बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है? यानी बंदूक में जो प्रतिक्षेपण प्रक्रिया होती है वो कौन से नियम पर आधारित है? तो यह हो जाएगा, ये गति के तीसरे नियम पर आधारित है। किसी वस्तु पर कुल बल शून्य लगने से उसका संरक्षित रहता है। किसी भी वस्तु पर कोई बल कितना शून्य बल लगाएंगे तो उसका संरक्षित रहता है, ये हो जाएगा संवेग कहलाता है। संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये संवेग का फॉर्मूला है, द्रव्यमान गुणे वेग। किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है, किसी कहीं भी कोई वस्तु संरक्षित रहती है, ये संवेग कहलाएगा। घर्षण बल हमेशा गति क्या लगती है? उल्टी दिशा में। घर्षण बल जो है ये उल्टा दिशा में, यानी वस्तु के विरुद्ध में लगता है। अब आता है 1 न्यूटन बराबर है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो बता दें, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 न्यूटन। यहाँ पे एन का मतलब न्यूटन। अब देखते हैं, एक वस्तु में बल लगाने से उसकी परिवर्तित होती है, यानी कोई वस्तु में बल लगाएंगे तो क्या परिवर्तित होगा? गति।
यानी कोई वस्तु है वह रखा हुआ है, उसमें बल लगाएंगे, धक्का देंगे तो क्या कहलाता है? गति। जड़त्व का गुण किससे संबंधित है? तो जड़त्व का गुण जो है वह त्वरण से संबंधित है। संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है? संतुलित बल अगर लगाएंगे तो किसी भी वस्तु का आकार चेंज हो सकता है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? ये द्वितीय नियम से। बल का जो परिभाषा है वह द्वितीय दूसरे का नियम से प्राप्त होता है। पहले का जो नियम है वह गैलीलियो से प्राप्त होता है, लेकिन उसको न्यूटन ने आगे बढ़ाया। अब देखिए आगे, किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने से उसके संवेग में क्या अंतर होगा? किसी वस्तु के वेग को अगर दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे उसका संवेग में क्या अंतर होगा? तो ये दुगुना हो जाएगा, यानी संवेग जो है वह दुगुना। वेग अगर दुगुना करेंगे, वेग बढ़ेगा तो संवेग भी दुगुना हो जाएगा। बल बटा त्वरण से क्या प्राप्त होता है? तो बल बटा त्वरण से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं बल, यानी संवेग परिवर्तन जो होगा वह बल कहलाएगा। एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहती है कहलाता है जड़त्व। अब देखते हैं आगे, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करती है। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है, उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ यह है कि रेलगाड़ी की गति यानी त्वरित है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है रॉकेट। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे बढ़ रहे हैं, ये चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण का, और यहाँ पे देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण 240, यानी ये क्वेश्चन नंबर 240 है। किसी वस्तु का पृथ्वी की तरफ गिरना किस बल के कारण होता है? कोई भी वस्तु होगा वह पृथ्वी की ओर गिरेगा तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया? तो याद रखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह न्यूटन ने दिया है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर होगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो ये होता है 6.673 × 10 के पावर -11। यहाँ पे 10 के पावर -11 ऐसे लिखना था, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया है, तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी का मान होता है, तो याद रखेंगे जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर छोटा जी का मान पृथ्वी के जी के मान का गुना होता है, यानी चंद्रमा पर जो छोटा जी का मान है वह 1/6 गुना हो जाता है चंद्रमा पर। ठीक है, पृथ्वी पर जितना होगा उसका चंद्रमा पर 1/6 गुना मान होगा। एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है। कोई वस्तु है उसका चंद्रमा पर जो वजन है वह 5 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि ये 5 जो होता है 5 पृथ्वी के लिए खोज निकालना है यानी इसका करेक्ट वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है, तो पृथ्वी पर क्या होगा? तो चंद्रमा के लिए तो होता है 1/6 × 5। तो सर इसको हम लोग सॉल्व करके आगे देखेंगे, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, दाब का एसआई मात्रक है, यानी दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की एसआई इकाई क्या है? ये देखिए, ये एसआई मात्रक है और ये एसआई इकाई है। तो दाब का एक और एसआई मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है? तो कोई वस्तु अगर जब तैरता है तो वह कहलाता है उत्प्लावकता। ठीक, पानी का अपेक्षिक घनत्व होता है, पानी का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वह देखिए कितना, 10 के पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोमीटर जो द्रव के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब लगाने से हर एक बिंदु पर दाब उतना ही बढ़ जाता है? तो यह नियम कहलाता है पास्कल के। पास्कल जो बताते हैं
ये कोई बंद द्रव जो होता है या फिर इस पर प्रेशर लगाएंगे तो पानी जो होता है वह चारों तरफ से निकलने लगता है। तो ये पास्कल जी ने नियम बताया। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, यानी पृथ्वी से जितना ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये जी का मान जो है ये क्या हो जाएगा, जी का मान में घटौती होगी, यानी जी का मान घटेगा क्योंकि केंद्र से दूर जा रहा है। द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान बढ़ता है, यानी द्रव के अंदर जितने भी हम लोग द्रव होता है, पानी, पेट्रोल, जितने भी द्रव हैं उसके अंदर जाएंगे तो दाब का मान बढ़ता है, यानी प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा ब्रश हम दूसरा ले ले रहे हैं, ग्रीन वाला सही है। चलिए अब है यानी चंद्रमा के पृष्ठ यानी पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, तो बताएं। अब अगला है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरती विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग में भी क्या होगा, समान लक्षण होंगे, यानी क्षण जो होंगे वह समान होंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, यानी गुरुत्वीय जो त्वरण है इसका मान विषुवत वृत्त पर बिल्कुल कम होगा। अब आगे, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यानी दो को पिंड है इनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के दरम्यान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, यानी ये F का 4 हो जाएगा। ठीक, इसको हम आगे सिद्ध भी करेंगे। यानी अब यहाँ पे बताना है रिलेशन F इज इक्वल टू F बराबर यानी बल बराबर जी एम बड़ा एम इंटू छोटा एम बाई डी स्क्वायर, यानी जी एफ बराबर संबंध निकालना है जी एम बाई डी का स्क्वायर में। तो जी का प्राकृतिक सार्वत्रिक नियतांक, यानी इसमें जो जी है वह प्राकृतिक सार्वत्रिक नियतांक है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, यानी वायुमंडल जो है ये गुरुत्व बल के द्वारा एकांकी दूरी पर स्थित दो एकांकी द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है, यानी ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ये क्वेश्चन छूट गया है, आगे आते हैं। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना होगा? तो अंदर जो विस्थापित हुआ है भार में वह 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, 8 न्यूटन। अब अगला चैप्टर है ये कार्य और ऊर्जा है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो देखते हैं इसको। कार्य का SI मात्रक जूल होता है और घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है क्योंकि ये गति के विरुद्ध कार्य करता है। बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा, यानी कोई भी बल की दिशा जो होगा वह लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री पर होगा। तो ये FS cos थीटा जो है यानी cos थीटा यानी cos 90 का मान 0 हो जाता है, इसलिए वह किया गया विस्थापन से कार्य जो होगा वह शून्य हो जाएगा। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसको भी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा किया गया कार्य होता है mgh, यानी द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और ये हाइट। ऊर्जा का SI मात्रक है जूल। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को कहते हैं, यानी ऊंचाई से जो संबंधित ऊर्जा होगा उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड। शक्ति का SI मात्रक जूल बटा सेकेंड। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, यानी कार्य जिससे करते हैं उसकी दर को हम लोग कहेंगे शक्ति यानी पावर। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होते हैं? जी मैंने होता है जूल, तो ये होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ये 10 की पावर 6 जूल होगा, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट कहने का मतलब है 1 किलोवाट आवर, यानी 1 kWh किलोवाट आवर। एक हीटर की घोषित शक्ति 1000 वाट है। 10 घंटे में वह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी? तो ये हो जाएगा 10 यूनिट।
पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा जो है वह बढ़ेगा। पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है शून्य। कोई वस्तु जो ऊपर जाता है तो बढ़ता है, नीचे आ रहा है ये पृथ्वी पर आ गया तो इसका हो जाएगा शून्य। अब आगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा ये क्या होता है, तो ये अचर। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक है, याद रखेंगे। सामर्थ्य का यानी शक्ति का एसआई मात्रक, सामर्थ्य माने शक्ति क्या होता है, तो ये होता है वाट या जूल। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ऊर्जा। घड़ी की चाबी देने में किस ऊर्जा को संग्रह करते हैं, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो गिर रही है तो इसका हो जाएगा घटेगा। यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यानी वह नियत रहेगी, बिल्कुल बराबर। शक्ति किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो यह अदिश। जूल के स्थान पर किस मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, न्यूटन मीटर। एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की शक्ति कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो ये वेग ये दुगुना हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 मेगाजूल के बराबर, 1 किलोवाट इसके बराबर हो जाता है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। ठीक है, बांध के संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, जो बांध होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब आगे देखते हैं। और एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। इसमें हो जाएगा आधी स्थितिज ऊर्जा होगी और आधी गतिज ऊर्जा। तो चलिए यहाँ पे अभी साउंड का जो चैप्टर है ये ध्वनि, ये जो है ये चैप्टर अभी हम यहाँ पे उसको रोक रहे हैं, आगे बताएंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इस प्रकार से आप बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।